हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है। इस पद पर वो जस्टिस संजीव खन्ना को रिप्लेस करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब तक के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भारत में जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है उसके बारे में बात करेंगे। भारत में जो फ्री मुफ्त कानूनी सलाह से संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर को देख लिया। खबर के बाद हम सुप्रीम कोर्ट कानूनी सहायता समिति यानी कि लीगल सर्विस कमेटी पर बात करेंगे। इसके बाद मुफ्त कानूनी सलाह की आवश्यकता क्यों है, भारतीय संविधान में कहां-कहां पर आपको इसके प्रावधान दिखाई देंगे, एक बार उसको भी समझेंगे। इसके अलावा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये अधिनियम जो है तो भारत में इस अधिनियम को कब लाया गया, क्यों लाया गया, किस बैकग्राउंड में लाया गया, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो आपका प्रीलिम्स का है और कमेंट बॉक्स में आप उस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक है इसे आप GS पेपर 2 से जोड़ेंगे और भारतीय संविधान से जोड़ सकते हैं, मौलिक अधिकार से भी जोड़ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की। तो इस कमेटी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी का जिक्र आपको कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A में दिखाई देगा। क्या कहती है ये धारा? ये धारा कहती है कि भारत में शीर्ष अदालत यानी कि टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आने वाले सभी मामलों में समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उन वर्गों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं दी जा सके, उसको लेकर आपको सेक्शन 3A में जो है प्रावधान दिखाई दे जाएगा। क्या कहता है सेक्शन 3A? सेक्शन 3A कहता है कि जो एक कंपिटेंट अथॉरिटी है या फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन हुआ, यहां पर नालसा की बात हो रही है यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नालसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का गठन करेगा। तो नालसा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस समिति को गठित करेगा। इस समिति का काम क्या होगा? इस समिति का काम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जो भी मामले आते हैं, जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दायरे में आते हैं, उन मामलों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की फीस नहीं वहन कर सकता या जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लड़ सके, तो इस कमेटी का ये काम होता है कि ये कमेटी, ये जो पूरी अथॉरिटी है, ये उस व्यक्ति की सहायता करे, उस व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की कोशिश की जाए। ये हमने इस पूरी कमेटी की बात की। अब कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले मेंबर होते हैं वो आपके अध्यक्ष होते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसे अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ मेंबर्स भी दिखाई देंगे, कुछ सदस्य भी होते हैं और सदस्यों की जो योग्यता है, जो पात्रता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड की जाती है। इसके अलावा ये जो अध्यक्ष है और ये जो सदस्य हैं, ये CJI की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं, यानी कि इनको नॉमिनेट करने का जो काम है वो आपका CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस समिति में एक सचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं, एक सेक्रेटरी को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो ये हमने इस पूरी कमेटी की बात की, हमने कमेटी के काम को समझा, कमेटी करती क्या है, कमेटी की संरचना क्या होती है, हमने उस पर भी बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में मुफ्त कानूनी सलाह और इसका इतिहास क्या रहा है, भारत में मुफ्त कानूनी सलाह की जरूरत क्या रही है, एक बार उस जरूरत पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर जरूरत को आप देखें तो भारत में, भारतीय संविधान में बहुत सारी जगह पर आपको इससे जुड़े प्रावधान दिखाई दे जाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 39A में दिखाई देगा, जो कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। क्या कहता है ये कहता है कि भारत में जो राज्य है, जो स्टेट है, वो सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का जो संचालन है वो हमारी जो कानूनी प्रणाली है वहां पर लोगों को समान पहुंच प्राप्त हो सके, उसमें जो अवसर मिलते हैं वहां पर लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके, ये सुनिश्चित करने का जो काम है वो हमारे राज्य का है। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल या किसी दूसरी डिसेबिलिटी की वजह से, दूसरी अक्षमता की वजह से कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए, यानी कि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके, सभी नागरिकों को जस्टिस मिल सके। और इसके लिए होगा क्या,
इसके लिए जो स्टेट है वो कानूनी कार्यक्रम चला सकता है, स्टेट योजनाएं चला सकता है और दूसरे अन्य तरीकों के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करने की कोशिश स्टेट की ओर से की जाएगी। तो ये जो प्रावधान है ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में दिखाई देंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 14 को देखेंगे आप तो अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद 22(1) को देखेंगे तो आप वहां पर गिरफ्तारी के विषय में सूचना के अधिकार की बात की गई है कि आपको गिरफ्तार किस वजह से किया जा रहा है ये आपको बताया जाएगा। अब इन दोनों प्रावधानों को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर कानून के समक्ष समानता और समान अवसर के अधिकार पर न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो यहां पर भी आप देखेंगे ओवरऑल भारतीय संविधान में आपको न्याय को लेकर इस तरह की धारणा है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। और अमीर व्यक्ति जो कोर्ट की केस होते हैं वहां पर जो खर्चा आता है उसको वहन कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास इस तरह के संसाधन नहीं होते हैं। तो इसी वजह से संविधान ने यह प्रावधान किया है कि यह स्टेट की ही जिम्मेदारी है, स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट ये सुनिश्चित करे कि जो व्यक्ति कोर्ट की फीस नहीं भर सकता है या जिसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वो कोर्ट का खर्चा वहन कर सके, वो व्यक्ति भी हमारे समाज में, हमारे देश में न्याय प्राप्त कर सके। तो ये हमने कानूनी सलाह की आवश्यकता की बात की। अब एक बार कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की बात कर लेते हैं। ये अधिनियम जो है 1987 वाला कानून, एक बार उसकी भी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में ही कानूनी सहायता कार्यक्रमों का जिक्र है। तो भारत जब जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ था वहीं से ही भारत में इस पूरा विचार जो है उसने भी जन्म ले लिया था कि अब सरकार को इस संबंध में कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। सरकार ने कुछ कोशिश भी की तो 1950 के दशक में इस पर काफी ज्यादा विचार हुआ। इसके बाद 1980 में जो हमारे तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे पीएन भगवती, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाता है। अब इस राष्ट्रीय समिति का क्या काम था? इस समिति का काम था कि देश भर में जो कानूनी सहायता कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों की निगरानी की जाए, उन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू किया जाए और उनका इंप्लीमेंटेशन सुनिश्चित किया जाए। वहां पर अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को भी निपटाया जाए। तो ये काम जो है समिति को दिया गया था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती। इसके बाद सरकार 1987 में, क्योंकि अभी तक जो ये कानून चल रहे थे, ये कानून जो है, इन कानूनों को कोई कानूनी बैकिंग प्राप्त नहीं थी, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई थी। तो इन कानूनों को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए, कानूनी बैकिंग देने के लिए सरकार जो है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू करती है 1987 में। अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये जो कार्यक्रम थे, जो कार्यक्रम सरकार चला रही थी हमारे नागरिकों के लिए मुफ्त सहायता देने के लिए, उन कार्यक्रमों को वैधानिक आधार यानी कि स्टैट्यूटरी बैकिंग देने की बात की गई थी। क्या उद्देश्य रखा गया इसमें? इसमें ये उद्देश्य रखा गया कि हमारे समाज के जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जैसे कि आपका महिलाएं हो गई, जैसे कि आपका बच्चे हो गए, SC ST कम्युनिटी के लोग हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हो गए, इसके अलावा औद्योगिक श्रमिक हो गए, डिसेबल लोग हो गए, तो ऐसे लोगों को न्याय प्रदान किया जा सके, ऐसे लोगों को न्याय तक पहुंच प्रदान की जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 1995 में भारत में नालसा का गठन होता है। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के निगरानी का काम करती है, उनको उनका मॉनिटर करती है, उनको मूल्यांकन करती है कि देश भर में जो भी फ्री लीगल एड प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहे हैं, उन प्रोग्रामों में क्या समस्याएं मौजूद हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी सही ढंग से देखा जाता है। इसके अलावा ये तो नालसा की हमने बात की, और जो हमारे CGI होते हैं वो नालसा के पैट्रन इन चीफ होते हैं। इसके अलावा एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी काम करती है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली आपका हाई कोर्ट से जुड़ी होती है। तो जो आपका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो बेसिकली आपका स्टेट के अंदर किस तरह के जो फ्री लीगल एड प्रोग्राम है वो कैसे काम करेंगे, उन प्रोग्रामों की निगरानी करती है। और इसके जो पैट्रन इन चीफ होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। और नालसा के पैट्रन इन चीफ कौन है? नालसा के आपके पैट्रन इन चीफ हैं आपके CGI। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके CGI जो है वो नालसा के पैट्रन इन चीफ हैं। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक पर बात कर ली है, इस विषय पर पूरा हमने विस्तार से समझ लिया है। चलिए यहाँ पर ये जो करंट अफेयर का सेगमेंट था वो समाप्त होता है, और अब हम एक जो हमारा सवाल है आपका करंट अफेयर का, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि अनुच्छेद 39A
यानी कि 39A निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको जो भी सही जवाब लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने साथियों के जवाब भी देखिए कि क्या आपके जवाब उनसे मैच हो पा रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहे तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, वहां पर समझिए कि आपने यहाँ पर क्या गलती की है सवाल को सॉल्व करने में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जिन बिंदुओं पर हमने बात की है वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।